चले जी, तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हमारा इको 2025 का एग्ज़ाम पेपर। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जितना हम लोग लाइटली इको को ले रहे हैं उतना लाइट सब्जेक्ट ये है नहीं। जब इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू फिलअप्स बनने शुरू हो जाते हैं तो उनमें क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं। तो आज भी इको में जो एमसीक्यू फिलअप अपने बोर्ड ने पूछे हैं उसमें कुछ बढ़िया क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद का पेपर तो काफ़ी ठीक ठाक सा था, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो इट वॉज अगेन एवरेज पेपर। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो 90-95 क्रॉस किया जा सकता है। बट अगर आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ पुराने कुछ क्वेश्चंस देख के चले गए हैं या बिल्कुल नॉर्मल सी पढ़ाई करके गए हैं तो उस केस में समस्या होने के पूरे आसार हैं। सर ये हाथ, अब हाथ तो देखो, अब होली थी तो होली में तो हाथ लाल होने ही थे। पहला क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द बुक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, तो वो कीन्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी डिसीजन मेकर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो कंज्यूमर होता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कौन होता है भैया? सेंट्रल बैंक, बताने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट अदर देन मनी कैन ऑल्सो एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू, तो स्टोर ऑफ वैल्यू तो गोल्ड भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, बॉन्ड भी होता है। आंसर तुम्हारा ऑल ऑफ दी वो होना चाहिए। द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एज, जो इनकम हमने कंज्यूम नहीं करी वो क्या हो जाती है? सेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन, तो तुम्हारा कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करता है तो तुम्हारा हाउस होल्ड इनकम इसका आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट इज डायरेक्ट टैक्स, तो वेल्थ टैक्स तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स है, बाकी तीनों इनडायरेक्ट टैक्स है। एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स, तो नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक गुड्स हैं, रोड्स पब्लिक गुड्स हैं, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन भी पब्लिक गुड्स है। ऑल ऑफ द वो तुम्हारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर ऑफ कंट्री एंड इट्स करेंसी, तो देखो ब्रिटेन और लीरा। ब्रिटेन दुनिया पूरी को पता है कि पाउंड्स जीबीपी हम नाम समझते सुनते हैं, तो पाउंड जो होते हैं उसकी करेंसी है, तो सामने दिख रहा है सी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टैरिफ, तो ट्रेड बैरियर्स याद करिए, हम लोगों ने अगर कुछ बच्चों ने 11th में इसको पढ़ा होगा, 12th में कहीं ना कहीं इसका नाम आया होगा कि ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं वो, अगर तुमको याद होगा, जहाँ पे हम लोग टैरिफ वगैरह लगा के ट्रेड को बाध्य करते हैं, ट्रेड नहीं हो सके ये ट्राई करते हैं। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड इन मार्केट इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमीज 3 तरीके की होती है, अगर तुमको याद हो, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। मार्केट इकोनॉमीज होती हैं कैपिटलिस्ट, जहाँ पे मार्केट्स डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करती, तो यहाँ पे आंसर होगा मार्केट। स्टडी ऑफ वेरियस मार्केट्स, मार्केट जो चैप्टर आते हैं वो हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, तो वो तुम्हारा आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन रहेगी डी, जहाँ पे m इज इक्वल टू पी इंटू एक्स1, P1 x1 P2 x2। P1 x1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 इंटू क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी 1। P2 x2 का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 इंटू क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर अ गुड, तो प्राइस भी है, कंज्यूमर का टेस्ट भी है, प्रेफरेंसेस भी है, तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप, तो यहाँ आंसर होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वो हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सिंगल मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो ये तुम्हारा बी आंसर होगा। प्राइस टेकिंग बिहेवियर ऑफ अ फर्म, तुमको पता होगा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस टेकर होती है। इफ द डिमांड सप्लाई कर्व बोथ शिफ्ट टू राइट, दोनों राइट में शिफ्ट हो रहे हैं, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल। अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, जगह मिल जाए कहीं, मैं यही कर देता हूँ। ये देखो, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये इंटरसेक्शन हुआ, डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, तो इंटरसेक्शन चेंज होगा। अब क्योंकि मैंने डिमांड सप्लाई को इक्वल इंक्रीज किया है, तो उस केस में प्राइस मेरी सेम रह गई। पहले भी यही प्राइस दिख रही है, दूसरी बार यही प्राइस आ गई। बट अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? डिमांड कम बढ़ जाए तो प्राइस कम हो जाएगी। फिर डिपेंड करता है कि भले ही शिफ्ट टू राइट हो रहे हैं, दोनों की शिफ्ट में क्वांटिटी क्या है। सो अगर डिमांड सप्लाई बराबर शिफ्ट होते हैं तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब रिमेन्स अनचेंज। ये तुम्हारा एक आंसर दिख रहा है। सर अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड कम बढ़े तो प्राइस क्या होगी? डिक्रीज होगी।
दैट मीन्स आंसर तुम्हारा डी है, एनी ऑफ द अबोव, तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बच्चों ने ऑल ऑफ द अबोव पढ़ लिया होगा इसको, उन्होंने लिखा हुआ है एनी ऑफ द अबोव, दैट मीन्स तुम तीनों में से किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वेदर डिमांड इंक्रीजिंग वेदर सप्लाई इंक्रीजिंग। तो तुमको देखना पड़ेगा ज़्यादा इंक्रीज कौन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। ये तो तुमको सामने आंसर लिखे दिख रहे हैं, किसी बच्चे ने लिखे हुए हैं, तो वो मेरे आंसर नहीं, मैं तुमको मेरे आंसर बोल के बता रहा हूँ। मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विच फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, तो वो आंसर होगा कंजम्पशन फंक्शन। ये बिल्कुल हम लोगों ने शुरुआत में फर्स्ट लाइन ही यही लिखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। देन थर्ड एमसीक्यू देखो बच्चे ने भी गोला करके रखा है, बहुत ही अच्छा फिलअप अच्छा पूछा गया है। ये फिलअप को इन लोगों ने बिल्कुल पता नहीं कहाँ से मनी बैंकिंग या किसी कोने में एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ था वहाँ से उठा के पूछा है। द fill in the blanks has been set up to ensure stability in international transactions, तो यहाँ आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। आंसर क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, IMS। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज चाइना, तो बिल्कुल ठीक लिखा है बच्चे सोशलिस्ट, क्योंकि चाइना क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी कही जाती है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। कॉस्ट के ऊपर अगर आपको रेवेन्यू मिल रहा है तो प्रॉफिट है। अब ये भी बहुत तगड़ा एमसीक्यू है, ये भी इन लोगों ने कहीं से कोने से निकाल के पूछा है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इम्प्लाइज दैट मार्केट प्राइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तुमको लिखना था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी स्पेसिफाई करना था मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब भी फ्री एंट्री एग्जिट होता है, हमने इस पर डिस्कशन भी करके रखा है कि तुम्हारा तीसरा जो कंडीशन रहता है इक्विलिब्रियम का, कि प्राइस मस्ट नॉट बी लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फ्री एंट्री एग्जिट की बात हो तो वहाँ पे मार्केट प्राइस हमेशा किसके बराबर रहेगी? मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर रहेगी। तो ये दो फिलअप्स मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हर बच्चे के गलत होंगे, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। कि इनके सही हो रहा है वो ज़रूर कमेंट में बताएं। इसके बाद में व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, तो सबसे पहले लिखना चाहिए 1929 में आया था। उसके बाद में जब डिप्रेशन आते हैं तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोडक्शन को रोक देते हैं, अपने यहाँ से लोगों को निकाल देते हैं, तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, भुखमरी बढ़ जाती है। एनी वन मोड ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, सबसे बढ़िया UPI। What do you understand by marginal propensity to consume? MPC का मतलब क्या होता है? Change in consumption due to change in income. Explain what investment? Investment का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो तुम्हारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए गए हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट में होते हैं। तुमने कोई फैक्ट्री लगा दी, तुमने कोई मशीन खरीदी, सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब इन्वेस्टमेंट में ये देखना होता है कि तुमने अगर कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और अगर तुमने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो इन्वेंट्री में किया है तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आउटपुट मल्टीप्लायर 1/1 माइनस MPC। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, बेसिकली यूनियन बजट की बात हो रही है। तो तुमको मैंने सिखा रखा है कि जब भी तुमको बजट की डेफिनेशन पूछी जाए तो साथ में हमेशा लिखें आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 के हिसाब से बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या शो करता है, वो आपको आने वाले अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर की रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, हमने इसको कहाँ प्रेजेंट करना होता है? बिफोर दी पार्लियामेंट। व्हाट इज मेन बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? एक ऐसी जगह जहाँ पे फॉरेन करेंसी बेची खरीदी जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लाइक तुम्हारे ब्रोकर्स हो गए, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा मॉनेटरी अथॉरिटीज़ होती है, ये भी तुम्हारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एनी वन सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस? जय माता दी। व्हाट डू यू मीन बाय MU? व्हाट इज MU? MU का मतलब क्या है? MU का मतलब होता है
अगर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की जाए तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना। अब देखो इसको दो फॉर्मूला से लिखना चाहिए था, टी यू एट एन माइनस टी यू एट एन माइनस वन, दूसरा डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। दोनों फॉर्मूले साथ में लिखने चाहिए, अच्छा लगता है। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये क्या शो करता है, रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस सप्लाई, तो अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, एक्सेस सप्लाई कहलाती है। व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, अब इसके तो तुमने बहुत सारे फीचर्स देखे हुए हैं, जहाँ बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हो, उनको सारी इन्फॉर्मेशन हो, जहाँ पे हम लोग प्राइस टेकर्स होंगे, प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR होगा, ये सारे तुमको उसके फीचर्स का डेफिनेशन बना लेनी चाहिए थी। इसके बाद में आ जाते हैं तुम्हारे सेक्शन बी, जहाँ पे पहला क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू यू एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो दो फीचर्स में क्या लिख सकते थे कि पूरे डिसीजन कौन लेता है, मार्केट लेता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ये हमेशा किसके लिए काम करते हैं, ये हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इन्हें वेलफेयर से मतलब नहीं होता। ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितनी बार कहा था कि मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में हिट होगा, तो हो भी गया। C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75 I इज इक्वल टू 10। तुम्हें क्या पता करना है, एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने इसको AD इक्वल्स टू AS के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C प्लस I, ये बरोबर है, C की वैल्यू दे रखी है 40 प्लस 0.75 Y प्लस I की वैल्यू है 10, ये एग्रीगेट डिमांड है। अब जब इक्विलिब्रियम होता है तो हम लोग बोलते हैं AD इक्वल्स टू AS है। AD की वैल्यू तुमने ऊपर लिखी है 40 प्लस 0.75 Y प्लस 10, जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, मैं 50 लिख देता हूँ, ये लो, बरोबर, ये AD हो गया। सो AS इक्वल्स टू, अब तुमको पता होगा AS इज ऑलवेज Y यानी कि नेशनल इनकम, तो AS की वैल्यू तुमको Y पुट करनी रहती है, इसको शिफ्ट करेंगे तो अपने को मिलेगा 0.3Y यानी कि 30Y इज इक्वल टू 50, Y इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.3, कितना आ रहा है चेक कर लेंगे, तुम्हारा आंसर होगा। इसके बाद में हाउ डज गवर्नमेंट परफॉर्म स्टेबिलिटी वर्क थ्रू बजट, ये हमने डिस्कशन करके रखा है। बजट के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव तुमको याद होंगे, स्टेबलाइजेशन फंक्शन होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, अलोकेशन फंक्शन होता है। स्टेबिलिटी कैसे परफॉर्म करती है गवर्नमेंट, जो अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आ रहे होते हैं, बार बार अगर रिसेशन आ रहे हैं, बार बार अगर इन्फ्लेशन आ रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है। वही काम तुम लोग को इसमें समझाने चाहिए थे, नहीं कि तुम लोग को वो ऑब्जेक्टिव समझाना है स्टेबिलिटी वाला। देन 7th क्वेश्चन जो है तुम्हारा, वो तुमसे पूछ रहा है कि बताइए ट्रेड बैलेंस कितना होगा। तो ट्रेड बैलेंस क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, 160 माइनस 240 दैट इज माइनस का 80, यानी कि ट्रेड बैलेंस नेगेटिव आएगा 80। इनविजिबल्स नेट है, मतलब तुमको 50 रुपये मिल रहे हैं, तो -80 प्लस 50 का मतलब यहाँ आ जाएगा -30। तो मतलब सीरीज ही दे के रखी है, तुमको कुछ करना ही नहीं है, प्लस माइनस करके आंसर लिख देना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, तो इसके बारे में हमने कई बार बात करी है कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो हमेशा उनको पहले बताएं कि किस सिस्टम का हिस्सा है ये, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का हिस्सा है। दूसरी बात, हम जब अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करते हैं तो डीवैल्यूएशन होता है, करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन होता है। फिर बोल रहे हैं सर पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। पॉजिटिव का मतलब तुमको याद होगा व्हाट इज, ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक, आज की बात कर रहे हैं, एंड व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, यानी कि फ्यूचर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, नॉर्मेटिव। प्रेजेंट की बात कौन कर रहा है, पॉजिटिव, फ्यूचर की बात कौन कर रहा है, नॉर्मेटिव। कौन जजमेंट देता है, नॉर्मेटिव, कौन नहीं देता, पॉजिटिव। इस तरीके से तुमको इसको एक्सप्लेन करना था, मेरे ख्याल से 3 पॉइंट सफिशिएंट है। व्हाट इज यूटिलिटी, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। एग्जांपल कैसे, तुम लोग कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो, यू गेट सेटिस्फाइड। तुमने चाय कंज्यूम करी, तुमने कॉफ़ी कंज्यूम करी, तुमने कोई भी खाने की चीज़ कंज्यूम करी, यू गेट सेटिस्फैक्शन, वो तुम्हारी क्या होगी, यूटिलिटी होगी।
ड्रॉ डायग्राम ऑफ टोटल प्रोडक्शन कर्व ऑफ लेबर। तो ये तो बड़ा ही आसान था, टीपी कर्व चाहिए था हम लोगों ने, जहाँ पे यहाँ होती है क्वांटिटी ऑफ लेबर, यहाँ आता है टीपी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा, दैट इज योर टीपी कर्व। इसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है टीपी अपॉन क्यू, मार्जिनल का मतलब होता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू, या फिर टीपी एट एन माइनस टीपी एट एन माइनस वन। पहला फर्क तो यही हो गया। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर, मार्जिनल का मतलब होता है प्रोडक्ट पर इंक्रीज इन लेबर। ये हमने बात करके रखी, इस तरीके इसको लिखना पड़ता है। तीसरा अगर लिखना चाहो तो एवरेज प्रोडक्ट का अगर तुम डायग्राम अगर तुमको याद हो, ये तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट था, ये लो पहले मैंने बना दिया मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट था, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम हमने बना के रखे हैं। अब तुम देख सकते हो एपी कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एमपी होता है। ये तुम्हारा तीसरा डिफरेंस बन सकता है। बोल रहे हैं ड्रॉ करिए डायग्राम ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व। टोटल रेवेन्यू कर्व का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो टीआर क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू। क्वांटिटी बढ़ेगी, टीआर बढ़ेगा, पॉजिटिव स्लोपिंग तुम्हारा कर्व बन जाएगा टीआर। फिर तुमको बोले कि सर तीन बातों को एक्सप्लेन करिए। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अगर जीडीपी एमपी निकल जाए तो वहां से अगर हम माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जोड़ दे सब्सिडी को, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एफसी। सर हमको एनएनपी एमपी पूछा जाए तो देखो अपने पास जीडीपी एमपी पहले निकला हुआ पड़ा है, उससे एनएनपी एमपी निकाल सकते हैं। सर कैसे, अगर जीडीपी एमपी से जाना है एनएनपी एमपी, हमने बात करी थी लेटर बाय लेटर जाना है। ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल तो प्लस माइनस एनएफआईए, मार्केट प्राइस के लिए माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जोड़ देंगे सब्सिडी। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एनएनपी एमपी। एक तो इसको एक्सप्लेन कर सकते थे लिख के, या अगर तुम इनकम मेथड से जाना चाहो तो इनकम मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनडीपीएफसी। जो कैसे निकलता है, अगर मैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस और मिक्स्ड इनकम को जोड़ दूं, ये सब क्या कहलाता है, एनडीपीएफसी। फिर एनडीपीएफसी से हम लोग कहाँ आ सकते हैं, एनएनपी एमपी पे, तो उसके लिए प्लस माइनस एनएफआईए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो व्हाट आई कैन गेट, एनएनपी एमपी। वैसे इसको यहाँ देखेंगे ना, ये यहाँ से कट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से जीडीपी एमपी है, यहाँ भी एनपी एमपी चाहिए, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं, ये लो। तो तुम किस भी रास्ते से हो, तुमको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। ये भी करते हो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा तुमको, उसके मार्क्स मिलेंगे, साथ में फॉर्मूला भी दिखाना चाहिए। देन इसके और में जो क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों ने वही किया होगा। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब, पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब लिखिए। हम जब कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू क्या कहलाती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हम उसमें से क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिलता है, नेट इन्वेस्टमेंट। देन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी कैपिटल गुड्स को हम जब यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू में कमी हो जाती है, नॉर्मल वेयर एंड टियर होते हैं, टेक्निक्स के अपग्रेड्स हो जाते हैं, पैसेज ऑफ टाइम हो जाता है, तो वो जो वैल्यू में कमी हो रही है वो हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो हम लोग सीधा फाइनल कंज्यूम नहीं करते, हम लोग उन्हें किसी और दूसरी कैपिटल गुड्स में उनके प्रोडक्शन में उनको यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कार के अंदर टायर को यूज़ किया, तो टायर तुम्हारा क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। आफ्टर दिस, व्हाट आर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान खर्चे वो सारे खर्चे होंगे जो 5 प्लान्स के तहत किए जा रहे हैं। नॉन प्लान में कौन से खर्चे, और दूसरे जो 5 प्लान्स में नहीं है। जैसे मान लो किसी 5 प्लान में लिखा हुआ था कि भैया हम लोग को बहुत सारी रोड्स बनानी है, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो सारे जो खर्चे होंगे वो सारे क्या कहलाए जाएंगे, प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान का मतलब क्या होगा, जैसे जो गवर्नमेंट हर साल सैलरीज दे रही है, हर साल इंटरेस्ट पे कर रही है, ये सारे नॉन प्लान खर्चे हैं। तुमको पता होगा इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा नॉन प्लान खर्चा कहा जाता है, ये तुमको एक्सप्लेन करना था। रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस का मतलब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे होंगे
जिनसे ना तो असेट्स क्रिएट होती है ना लायबिलिटी खत्म होती है। ये डे टू डे के खर्चे कहलाए जाते हैं। ये प्लान नॉन प्लान दोनों हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा, वो सारे खर्चे जो या तो असेट क्रिएट कर देते हैं या लायबिलिटी में उससे कमी हो जाती है। ये भी प्लान नॉन प्लान दोनों हो सकते हैं। सर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ये तो मतलब कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, हर बार पेपर में आता है, हर बार। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहा है तो बड़े ही दुख की बात है। जहां जहां डायग्राम हो सके वहां वहां डायग्राम बनाए। डायग्राम्स के बिना क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करें। ये तुम्हारे सामने बजट लाइन है, ये है तुम्हारा एक इंडिफरेंस कर, ये दूसरा इंडिफरेंस कर, ये तीसरा इंडिफरेंस कर, ये IC1, IC2, IC3। तो अपना आंसर IC2 पर होगा, जहां तुम्हारा इंडिफरेंस कर जो है वो टेंजेंट है किसको, बजट लाइन को। जहां इंडिफरेंस कर टेंजेंट नहीं होके कट कर रहा है वहां तुम्हारा इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो हमने ये बात सीखी थी, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों को समझाना चाहिए। ये पॉइंट ए और बी पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है और सी पर क्यों है। चलिए इसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड तुमको समझाना है, बड़ा ही आसान। अगेन लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक सिंपल डिमांड कर्व बनाना था, जहां अगर बात करें क्वांटिटी और प्राइस की, तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी। साथ में हमने कहा था द थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट सेटरस पेरिबस का अजम्पशन भी लिखना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ डिमांड था, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। पर मैं प्रेफर करूंगा तुम 16th क्वेश्चन के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को सॉल्व करो। इसके बाद में 17th क्वेश्चन था तुम्हारा फिर से 3 नंबर का। फॉलोइंग टेबल शोज टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म गिवन प्राइस इज ₹10। 10 रुपये अगर प्राइस हो तो प्रॉफिट निकालना है। तो भाई 10 रुपये अगर प्राइस हो और 1 यूनिट बेचोगे तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 10 रुपये। 2 बेचोगे तो 20 रुपये, 3 बेचोगे तो 30, 4 बेचोगे तो 40, 50 और 60। 10 में से 15 गए, माइनस का 5 लॉस आएगा, फिर माइनस का 2 लॉस आएगा, 3 रुपये का प्रॉफिट, 9 रुपये का प्रॉफिट, 12 रुपये का प्रॉफिट, 14 रुपीज़ का प्रॉफिट। ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। In the following table, two supply schedules of firms are given, SS1, SS2। तुम्हें निकालना है मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल सप्लाई कर्व्स। तो अगर मैं ये सबको जोड़ लूँ तो 5, 7, 12, 7, 11, 18, 10, 15, 25, 15, 20, 35, 18, 26, 44, 33 और 25 आई थिंक 58 आएगा। अगर ऐसे कोई छोटी मोटी जोड़ बाकी में गलती हो जाए तो मुझे फांसी पे ना चढ़ाएं, मुझे कमेंट पे बता दें कि सर ये गलती हो गई है। फिर अब आगे हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। एनालाइज करिए पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अब पॉलिसी टूल्स तुम्हारे पास वैसे बहुत सारे हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स ही डिस्कस करने होते हैं। तो तुमने लिखे होंगे CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, 4 तो हो ही गए। इसके अलावा तुमने बैंक रेट भी लिखा हो सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। प्रेजेंट योर एनालिसिस, अब ये कहीं बुक में नहीं है, तुम्हारा एनालिसिस पूछ रहे हैं। ऑन द प्रोग्रेस ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया, तो बताइए भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उनकी प्रोग्रेस कैसी है। तो बिल्कुल मन से आंसर लिखना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको शुरू करा है, किस तरीके से इसने इकोनॉमी को हेल्प किया है, टैक्सेशन में क्या फ़ायदा मिला है, ब्लैक इकोनॉमी जो थी तुम्हारी ब्लैक मनी वाला मामला था उसमें कितना फ़ायदा मिला है, गवर्नमेंट की जो टैक्सेस की रिकवरी उसमें कितना फ़ायदा मिला है। बिल्कुल मन से लिखना है। तो मैं तुमको कहूँगा कि तुमने यही वाला क्वेश्चन करना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय मार्केट डिमांड, द टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। एक्सप्लेन करना है डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड बाय हेल्प ऑफ डायग्राम। तो क्या करना था, एक डिमांड कर्व बनता कंज्यूमर ए का, एक बनता कंज्यूमर बी का, फिर इनकी टोटल हो जाती तो बन जाता पूरे मार्केट का। ठीक है, शेड्यूल बनते ए का अलग बी का अलग, उसकी टोटल करके मार्केट डिमांड बन जाती। बोले सर डिमांड का शिफ्ट क्यों होते हैं। डिमांड का शिफ्ट होते हैं ड्यू टू, जगह नहीं है मैं बोल देता हूँ, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अगर प्राइस के अलावा फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो डिमांड का शिफ्ट हो जाते हैं। बोल रहे हैं कि शिफ्ट इन डिमांड और मूवमेंट अलोंग कर्व को समझाइए। तो शिफ्ट में तुमको पता होगा 2 शिफ्ट हो सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। साथ में
मूवमेंट अलोंग कर्व क्या होता है, जहाँ पे तुम प्राइस को चेंज करते हो। अगर प्राइस को चेंज करेंगे तो नया डिमांड कर्व नहीं बनाना पड़ता है, उसी कर्व पे तुम्हारी सारी प्लॉटिंग्स आ जाती हैं। वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तुमको उसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बाय टोटल कॉस्ट इन फॉलोइंग टेबल। बोल रहे हैं पहले एवरेज कॉस्ट निकालो। अब एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टीसी अपॉन क्यू। तो टीसी है 10 और ये तो यहाँ तो डैश ही करके रखा है। 18/1 कितना होगा 18। 25/2 कितना होगा 12.5। 30/3 कितना होगा 10। 32/4 कितना होगा 8। ये तो काम हो गया। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चेंज इन टीसी। तो चेंज इन टीसी कितना हो रहा है देखो तो 8 7 5 2। दिस इज दी चेंज इन टीसी, ये तुमको करना था। कैलकुलेट करिए टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टीसी निकालना है, एबीसी निकालना है। सर अब टीसी कैसे निकालेंगे, देखो टीसी का मतलब होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। कहीं अगर तुमको टीवीसी टीएफसी दिख जाए तो जोड़ देना, देखते हैं अभी। सर बोले जीरो आउट पर टोटल कॉस्ट 10 रुपये लग रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रही। बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट तो लगती नहीं है, लेकिन कौन सी कॉस्ट लगती है, फिक्स कॉस्ट। यानी कि इस क्वेश्चन तुमको फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, 10 रुपये। अब फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है तो हर केस में कितनी रहेगी, 10 10 10 10। अब मुझे बताओ, पहले केस में जहाँ 1 यूनिट बनाया हम लोगों ने, जहाँ वेरिएबल कॉस्ट कितना थी 10, फिक्स कॉस्ट भी कितनी लगेगी 10। सो व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट 20, फिर 28, फिर 34, फिर 38। ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट आएगी। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अभी मुझे बताओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो व्हाट इज माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 10/1 कितना आ जाएगा 10। 18/2 कितना आएगा 9। 24/3 कितना आएगा 8। 28/4 कितना आएगा 7। ये तुम्हारा एक और क्वेश्चन 4 नंबर का, और यहाँ अपना पेपर खत्म हो जाता है। देखो पेपर लेंदी नहीं था। पेपर का सेक्शन अगर बी कहा जाए, सेक्शन बी, या मैं सेक्शन सी और डी की बात करूँ, सी और डी तो बहुत ही बेसिक बहुत सिंपल सेक्शन थे। एक दो क्वेश्चन सेक्शन बी में अच्छे थे, एक दो क्वेश्चन सेक्शन ए में अच्छे थे। तो मेरा हिसाब तो ये कहता है अगर इस पेपर में आपने अगर गलतियां कर भी दी है, छोटे मोटे क्वेश्चन गलत हो भी गए हैं, तो उस केस में भी आपको 95 94 का स्कोर तो दिखना चाहिए। सर पेपर तो 80 नंबर का ही था, स्कूल से नंबर जाएंगे ना, मैं 100 में से बात कर रहा हूँ। तो 94 93 वाला रेशियो दिखना चाहिए। अगर आपके 95 क्रॉस हो रहे हैं तो आपने बहुत ही अच्छी तैयारी करी है, बहुत ही बढ़िया पेपर तैयार किया है। अगर आपके पूरे 100 में से 100 आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने किताब का एक एक कोना छान मारा था, आपने बहुत ही बढ़िया तैयारी की थी। तो मैं इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं वापस आगे किसी वीडियो में। थैंक यू।